बघेल पर तंज कसते हुए कहा है कि राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल को वोट देना यानी मोहम्मद अकबर और ढेबर को वोट देने जैसा है। प्रदेश में सरकार भूपेश बघेल की चला करती थी, लेकिन उसे पर्दे के पीछे से चलाते अकबर और ढेबर थे। भूपेश बघेल के राज में तुष्टीकरण की नीति कैसे परवान चढ़ी, सब जानते हैं। कांग्रेस सरकार में तुष्टीकरण की नीति कैसी रही, सबने देखा है। डिप्टी सीएम ने याद दिलाया कि भूपेश राज में भगवा ध्वज का अपमान हुआ, बिरनपुर में घटना हुई, सुध लेने वाला कोई था नहीं। सीधे सरल गौ सेवक की भी गला रेतकर हत्या की गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने भी तीखा वार किया। पीसीसी संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि राजनांदगांव से दरअसल कांग्रेस के कैंडिडेट मौजूदा सांसद संतोष पांडे चुनाव नहीं जीतने वाले, इसीलिए वोटिंग के एक दिन पहले ऐसे चुनावी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, ऐसे बयान आ रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या दूसरे चरण से पहले ये बयान जानबूझकर दिए गए? क्या ये वोटिंग पर असर डालेंगे? क्या पिछले भूपेश सरकार पर लगे मुस्लिम तुष्टीकरण के, धर्मांतरण के, भगवा अपमान के आरोप लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को नुकसान देंगे? इस विषय पर खुलकर बहस करेंगे। पहले क्या कहा है और रिएक्शन क्या आया, जरा सुन लें। राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से भूपेश बघेल लड़ रहे हैं। इनको वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना। इन्होंने सरकार नहीं चलाई, सरकार चलाई है अकबर ने, ढेबर ने। और उनकी जो सरकार चली है तो क्या अंधाधुन हुआ है, सब जान रहे हैं। किस तरह से तुष्टीकरण की कांग्रेस की नीति परवान चढ़ी थी, सब जानते हैं। कवर्धा में भगवा ध्वज के संदर्भ में जो विवाद हुआ था, बीरनपुर में जो घटना हुई थी, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कारणों को नहीं पता लगाने के कारण परिणाम निकलता है कि साधराम यादव जैसे सीधे सरल गौ सेवक व्यक्ति को भी गला रेत कर मार दिया जाता है। तो साधराम की हत्या का जिक्र छिड़ा, भगवा ध्वज अपमान का मुद्दा उठा और ये मुद्दा उठाने वाले, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाने वाले कोई और नहीं, प्रदेश के गृह मंत्री, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा थे। ध्वजाभग अपमान से उस समय संघर्षरत बीजेपी नेताओं में जो सबसे बड़े चेहरे थे वो विजय शर्मा ही थे। आज की तारीख में वो एक बड़ा अपमान का, हिंदू सेंटिमेंट से जुड़े मुद्दों का जिक्र करके इस विषय पर कांग्रेस पार्टी को अकेले नहीं घेर रहे हैं, बल्कि सीधे तौर पर पूर्व सीएम और राजनांदगांव सीट के ऊपर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं भूपेश बघेल, उनको सीधे सीधे निशाने पर ले रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी भी उनको वोट दिया तो ये ढेबर को और अकबर को जाएगा, क्योंकि सरकारें पर्दे के पीछे से वे ही चलाते रहे। हमारे साथ इस विषय पर डिबेट करने के लिए सीधे तौर पर दोनों पक्षों के दो बड़े ही तेज तर्रार नेता और प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, जो अपना अपना पक्ष बड़े समर्थ तरीके से रख सकते हैं। अमित चिमनानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल के प्रमुख हैं, और हमारे साथ इधर नितिन भंसाली साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े ही जिम्मेदार तेज तर्रार नेता प्रवक्ता। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है। वोटिंग के एक दिन पहले आए इस बयान के मायने समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित चिमनानी साहब, जो प्रदेश के डिप्टी सीएम ने कहा है, कितनी संजीदगी इसमें, और ठीक एक दिन पहले का इसके मायने क्या है? देखिए पुनीत जी, बड़ी गंभीरता से उन्होंने बयान दिया है और ये जनता को एक बार पुनः स्मरण कराया है माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने कि जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी तो जो घटनाएं हुई उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को जो एक्शन लेना चाहिए था वो क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि उनके हाथ बंधे थे। वो कहीं ना कहीं मोहम्मद अकबर, ढेबर या नवाज खान के किसी भी गलत काम को गलत नहीं बोल पाए, वो उन पे एक्शन नहीं ले पाए। इसका दूसरा अर्थ ये है कि सरकार में मुखिया के तौर पर तो वो थे, लेकिन निर्णय कोई और ले रहा था। लेकिन अगर कोई अत्याचार कर रहा था तो उस पर कार्रवाई न हो, इतना उनमें पावर था। यानी कि भूपेश बघेल जी को पावर देना तो नवाज खान को पावर देना, मोहम्मद अकबर को पावर देना, ढेबर साहब को पावर देना, इसके पीछे की कहानी क्या है? कवर्धा में जब भगवा ध्वज का अपमान हुआ तब क्यों नहीं भूपेश बघेल जी ने मोहम्मद अकबर पर कार्रवाई की? क्यों नहीं उन्होंने उन्हें बर्खास्त किया? जब नवाज खान, अभी मेरे पास एक वीडियो है मैं दिखाऊंगा,
जब ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री मेरे बोलने पर ट्रांसफर करता है, तुम कौन होते हो मेरी बात को झुठलाने वाले, तब मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं की? यहां पर इतने सारे मामले आए जिसमें लोगों की जमीन जायदाद पर अवैध कब्जे हुए, बहुत सारी शिकायतें हुई, मुख्यमंत्री रहते भूपेश बघेल जी ने क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों वो इतने बेसहारा थे, असहाय थे? क्यों आखिर लोगों के बोलने के बाद, जनता के बोलने के बाद, विपक्ष के बोलने के बाद वो कार्रवाई नहीं कर पाए? क्योंकि वो मजबूर थे, क्योंकि ये लोग जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूं, ये कहीं ना कहीं भूपेश जी को डोमिनेट करते रहे। इसीलिए अब माननीय उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर भूपेश बघेल जी को वोट आप दे रहे हैं तो वो वोट भूपेश बघेल जी को नहीं जाएगा, नवाज खान को जाएगा, मोहम्मद अकबर को जाएगा, ढेबर जी को जाएगा। इतनी सी बात है। ठीक है, नितिन भंसाली साहब, बड़े स्पष्टता से अमित चिमनानी साहब ने बताया है कि एक वोट अगर आप देते हैं भूपेश बघेल को तो कहां जाएगा, क्या कहेंगे? अब आप इस पर कांग्रेस पार्टी कैसे लेती इसको? ये तो सीधी सरल बात है पुनीत जी, चुनाव के हार की बौखलाहट है, जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना है। अभी प्रचार समाप्त हुआ है, वोटिंग है कल, और आप देख लीजिए ये धर्मांतरण वाले और ये सब हिंदू मुस्लिम वाले इन्होंने एजेंडे शुरू कर दिए। यही कहानी में मुझे लगता है जब 7 मई को वोटिंग है तब 6 मई को भी ऐसा ही कुछ ये कोई घटनाक्रम को सामने लाएंगे। भूपेश बघेल को वोट देना मतलब इस प्रदेश के किसान को मजबूत करना, भूपेश बघेल को वोट देना मतलब इस प्रदेश के युवा को मजबूत करना, भूपेश बघेल को वोट देना मतलब इस प्रदेश के मजदूर को मजबूत करना। ये क्या समझेंगे? ये बात कर रहे तो मजबूर है, मजबूर नहीं, कांग्रेस मजबूत थी और मजबूत है, इनकी नींवें हिली हुई हैं। ये जो फर्जी 400 पार का नारा देकर जो ये असमंजस में फंसे हुए हैं, और जिस हमारे नेताओं की बात कर रहे हैं, इन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में विश्लेषण कर रहे थे। अमित चिमनानी जी मेरे अच्छे मित्र हैं, मोहम्मद अकबर जी के बारे में तो मैं बता दूं, जब 1996 में राम मंदिर बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चंदा इकट्ठा कर रहे थे, जब वर्ष 1990 में आईबीसी स्टूडियो के पास, आप चलिए मंडी गेट के पास, प्रभु श्री राम का मंदिर मोहम्मद अकबर ने बनवाया है। आप कहे तो परिचित चले, अमित भाई को भी ले चले, अपन जाकर वहां दर्शन भी कराएं। मैं कंटिन्यू जाता हूं और हर नवरात्रि को वहां पर पहले नंबर की ज्योत जो है वो मोहम्मद अकबर के नाम की प्रज्वलित होती है, मनोकामना ज्योत। और कहे तो अभी भी वो वहां पर नाम पट्टिका लगी हुई है, नवरात्रि अभी हाल ही में समाप्त हुई है, कहे तो मैं चलकर वहां पर वो दिखा सकता हूं। इस प्रकार की धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करके जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाना ये उचित नहीं है। आइए, चुनाव है, लोकतंत्र का महापर्व है, मुद्दों पे बात करें। ठीक है, जनता को डिलीवर करना, उस पर बात करें। एक मुद्दा है जिस पर सीरियसली जरूर उत्तर आना चाहिए। आपने भंसाली साहब, चिमनानी साहब की बातों का उत्तर नहीं दिया। उन्होंने 3-4 बातें की। उन्होंने आरोप में कहा कि डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए जो अधिकारों के साथ कार्रवाई होनी थी उन मामलों पर जिनका जिक्र आज किया, वो अगर कार्रवाइयां की होती तो वे निष्पक्ष कहलाते, उन पर आज ऐसे आरोप नहीं लगते। क्या इसका असर होगा? आप कह रहे हैं कि ये चुनाव के पहले, तो क्या इसका असर होगा चुनाव पर? बिल्कुल कार्रवाइयां हुई हैं, कोई नहीं कह सकता कि एक्शन नहीं हुआ है, तुरंत एक्शन हुआ है। 24 घंटे के भीतर हर जो भी यहाँ पर अपराध हुए हैं या जो भी चीजें हुई है उस पर एक्शन हुआ है। हम कवर्धा की बात करें तो वहां पर भी स्थितियां कैसे निर्मित की थी इन लोगों ने। मुझे आज भी याद है कि 1000 या 1200 लोग त्रिशूल लेकर यहां से निकले थे और उनको वहां पर चेक पोस्ट के पास, बॉर्डर के पास रोका गया था। ये चाहते ही थे कि वहां पर दंगे फसाद हो। वो तो यहाँ पर कांग्रेस की संवेदनशील सरकार थी जिन्होंने स्थितियों को, परिस्थितियों को उत्तर लेने दे मुझे। ये मुद्दा नहीं है पुनीत जी, हमें जरूरी मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ये चुनाव हार रहे हैं, जरूरी मुद्दे नहीं है, चुनाव सीएम है दोनों का उत्तर लेने जी। अब कोई वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष नहीं है, चिमनानी साहब उत्तर दीजिएगा। चुनाव हार रहे हैं और ये जरूरी मुद्दे नहीं है, इन पर से ध्यान आप हटा रहे हैं। नितिन जी आप सुन लीजिए। देखिए, नितिन जी ने बहुत सही कहा, मैं समर्थन करता हूं उनकी बात का, कि भगवा ध्वज का अपमान हो जाना कांग्रेस के लिए कभी मुद्दा है ही नहीं। वो तो चाहते हैं हो। बीरनपुर में जिस हिसाब से साहू समाज के एक बच्चे की नृशंस बर्बरता से हत्या हुई और कोई कांग्रेस का नेता पूछने नहीं गया, ये कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है। सही कह रहे हैं नितिन भंसाली जी। अगर मान लो राजनांदगांव में कोई व्यक्ति किसी की जमीन हड़प लेता है तो ये कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है। अरे मैं बीच में नहीं बोल रहा था,
अगर कोई राजनांदगांव की गरीब जनता की मेहनत की कमाई को लूट रहा है तो ये कांग्रेस के लिए मुद्दा नहीं है, ये आपके लिए मुद्दे नहीं थे, तभी तो कार्रवाई नहीं हुई नितिन जी। और वही तो हम कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, आपके लिए वो मुद्दे नहीं है, हमारे लिए और जनता के लिए मुद्दे हैं। आप बीच में मत बोलिए सर, मुझे मेरी टर्न पे बोलने दीजिए प्लीज, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। विजय शर्मा जी ने 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, ये बोला था कि नहीं बोला? कम से कम आप सही को सही बोलने की हिम्मत दिखाते। आज आपने एक बहुत आपत्तिजनक आज बयान दिया है जिससे फिर से हिंदू समाज को आपने पीड़ा दी है। आपने कहा 1200-1300 लोग त्रिशूल लेकर के गए थे। हमारे पास आज भी वो फुटेज है जिसमें तलवारें कौन लहरा रहा था पुलिस के सामने। आपको पता है? आपको पता है कौन तलवारें लहरा रहा था? कौन से समाज के लोग थे? फिर से आपने झूठ बोला, फिर से आपने झूठ बोला, फिर से आपने पीड़ा दी। कम से कम आज सच्चाई स्वीकार करते नितिन जी। आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपकी प्रतिबद्धता है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखना, लेकिन आपका एक पक्ष और भी है। आपको सच बोलना चाहिए था कि वहां पर पुलिस के सामने कांग्रेस के शासन में तलवारें लहराई गई। वो कौन लोग थे ये सबको पता है। जो अत्याचार हुआ उस पर कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई भूपेश बघेल जी को करनी थी, भूपेश बघेल जी कार्रवाई नहीं कर पाए थे। आप आज भी नहीं मान रहे हैं। चिमनानी साहब एक सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। एक मिनट। विजय शर्मा जी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे। ठीक है बहुत वीडियो वायरल। किसान पूछ रहा कर्जा माफ। चिमनानी साहब चिमनानी साहब नितिन जी ने कहा सब पर कार्रवाइयां की गई। बीजेपी जरा इसको एक्सपोज करे या अपनी तरफ से अपनी बात रखे। उन्होंने कहा हर मुद्दे पर कार्रवाई हुई थी तब, ये आरोप बेमानी। ठीक है, नितिन जी से मेरा आग्रह है, महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट है, अपनी बारी में बोलेंगे प्लीज। कार्रवाई क्या हुई बीरनपुर में? अगर भुवनेश्वर साहू की बर्बरता से हत्या पर 41 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत होती है, लेकिन ढेरों प्रदर्शनों के बाद आप कांग्रेस की सरकार ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया। क्यों गिरफ्तार किया? बाकी 30 कहां गए भाई? आपने बोला कार्रवाई हुई, 30 लोगों को आपने, ऐसे 30 लोगों को जिसने उस बच्चे को बर्बरता से मारा, खुले में घूमने दिया कांग्रेस की सरकार ने। आपने न्याय किया? हिंदू समाज के 8 बच्चों को, सुनिए, मैंने पहले बात करेंगे अमित भाई, बड़ी मजा आएगी, जिम्मेदारी है। हम लोग दोनों मुद्दों पे बात करेंगे, ज्यादा मजा आएगी। मुझे लग रहा है जनता को हम क्या दे सकते हैं, जनता के लिए क्या कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये डिबेट भी सार्थक हो। चलिए अब नितिन बंसाली साहब एक बात उन्होंने की, आप बताएं, आप बता दें सच क्या है। बारी बारी आप बताएं। बिल्कुल, मैं दोनों से बारी बारी ही पूछ रहा हूं। मेरी एक बात पूरी और होनी है, कर लीजिए। मेरी एक बात और पूरी होनी है, 5 सेकंड का वक्त और मैं मांगूंगा। और 8 हिंदू समाज के बच्चों को आपकी सरकार ने एफआईआर करके अंदर किया। हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी गिरफ्तारी अवैध है। क्या इसको भी आप झुठलाएंगे? क्या हाईकोर्ट के निर्णय को भी आप झूठा कहेंगे? नितिन जी, हिम्मत है तो इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, आप जवाब दें नितिन बंसाली साहब। ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं, ये कहते हैं ना हाईकोर्ट के निर्णय को आप मानते हैं कि नहीं मानते? तो मैं पूछता हूं सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के निर्णय पर बोलो। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को मानते हैं कि नहीं मानते हो? जिन घोटालों की और जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलैक्सेशन मिल जाता है। जो पूछा उसका जवाब दो। यहाँ पे जो पूछा उसको जवाब दीजिए। हिंदू समाज के 8 बच्चों को आप ब्लड बैंक जाते हो तो ये पूछते हो क्या खून दे रहे हो आप? ये किसका? हिंदू का है, मुस्लिम का, जवाब दीजिए, ईसाई का? जवाब नहीं, जान बचाने जाते हो, जवाब नहीं दे रहे। ये बातें नहीं होती है। आप इस देश को सांप्रदायिकता की बंद करो। हाईकोर्ट ने क्या बोला? देखिए, आप दोनों जानते हैं हाईकोर्ट ने क्या बोला। एक मिनट दीजिएगा अमित चिमनानी साहब, नितिन बंसाली साहब, अमित जी, आप दोनों जानते हैं, दोनों बड़े वरिष्ठ नेता हैं, तेज तर्रार नेता, और जनता से जुड़े हैं, पब्लिक से जुड़े हैं, और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। आप जानते हैं सवाल किस धार से पूछे जा रहे हैं और उनका सही उत्तर आना आप दोनों की बड़ी जिम्मेदारी। एक आरोप उन्होंने लगाया बंसाली साहब, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि कोर्ट वगैरह के आदेश के बावजूद आप क्या इस सच को स्वीकार करेंगे? अब दोनों से एक एक सीधे सवाल पूछ रहा हूं। क्या आप मानते हैं कि 24 घंटे पहले उठाए गए इन सवालों से आपको, आपके कैंडिडेट को, पूर्व सीएम को नुकसान होगा? क्या ये जानबूझ कर दिए गए? आप अपनी बात रखें। सीधी सी बात है,
राजनांदगांव लोकसभा आपको सीट दिक्कत में- देंगे, आप ये मानते नहीं, हैं? कोई दिक्कत नहीं देंगे, पर ये जिस ढंग से जिस लाइन पे चुनाव को ले जाना चाहते हैं, धर्म और जाति के आधार पर, ये साफ दिख रहा है। क्यों मुद्दे नहीं है क्या राजनांदगांव की जनता के? राजनांदगांव की जनता के लिए इन्होंने क्या मुद्दा किया? तो ये भी उठाया गया, बंसाली साहब उत्तर दीजिएगा, मुद्दा तो ये भी उठाया गया कि पूर्व सीएम साहब के वक्त में वहां पूरी तरह से नेग्लिजेंसी बरती गई। एक और पूर्व सीएम का इलाका था, बीजेपी के जुड़े बड़े नेता डॉक्टर साहब का इलाका था, इस वजह से जानबूझकर वहां से दफ्तर प्रोजेक्ट हटाए गए। ये भी चुनाव में एक मुद्दा रहा है, इस पर भी आप बात रखते हैं, लेकिन फिलहाल जो अभी मुद्दा है इस पर उत्तर दें। बिल्कुल गलत बात कि वहां पर राजनांदगांव की अनदेखी की गई या जो भी है। अरे भूपेश बघेल के नाम से ही टेंशन हो गया इन लोगों को। अच्छा। वहां पर चुनाव लड़ने समय बता दूं, इनको सोते उठते जागते बैठते अरे अब आप चिमनानी साहब से लेने दें। चिमनानी साहब, क्या भूपेश बघेल जी का डर इतना हो गया कि आपको इस तरह के आरोप लगाने पड़ रहे हैं? कोई और असल मुद्दों पर बात नहीं कर सकते, इसीलिए हिंदू सेंटिमेंट्स वाले मुद्दे उठाए जा रहे हैं? क्या 23 में मुद्दों का लाभ मिला इसलिए ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं? अब आप उत्तर दें सीधे सीधे। देखिए, हम तो तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं पुनीत जी, हम तो तथ्यों के साथ खड़े हैं। हाईकोर्ट का निर्णय बता रहे हैं आपको। हम कोई कांग्रेस की तरह बिना तथ्य की बात नहीं जो करते। भी निर्णय थे, जो करे। भी कानूनी मैंने 25 प्रक्रिया बार पूछा थी, कि भैया उसका हाईकोर्ट ने नियमानुसार क्या- पालन आज किया हिंदू गया समाज है। के बच्चों आप को लोगों ने छोड़ा, दंगे फसाद आपने फैलाने में जवाब नहीं कोई दिया। किसी प्रकार की कसर नहीं अब आप छोड़ी। सुनिए। यह संवेदनशील अब आप सुनिए। सरकार थी जिन्होंने स्थिति सरकार आपकी परिस्थितियों को थी। समय पर नियंत्रित सरकार किया। आपकी थी पुनीत जी। कहिए पुनीत कहिए, जी, आपकी बात सुन रहे हैं हम जी, पुनीत कहिए। जी ये कह रहे हैं कि हम जो है पुनीत जी ये कह रहे हैं कि हम धर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं। अरे हम तो वो तथ्य बता रहे हैं जो आपकी सरकार में हुआ। धर्म के आधार पर तो आपने काम किया, आपने बहुसंख्यक समाज का उत्पीड़न होने दिया, उनके बच्चों की मौत हुई, उनका कत्ल हुआ तो आपने अपराधियों को खुले में घूमने दिया। आपने हिंदू समाज के लड़कों को पकड़ा, हाईकोर्ट ने उनको छोड़ा और आपको आईना दिखाया कि आपने गलत गिरफ्तारी की थी। इस तथ्य को कभी नहीं नकार पाएंगे नितिन जी आप। और मेरा आपसे आग्रह है, आपके मन के अंदर जो इंसान बैठा है, आपके मन क्या की ये बात सच्चाई गलत है? बताइए। अब आप बताएं, उन्होंने एक कांग्रेस की स्पष्ट जो बात कार्रवाई की, हुई, जिनको आपने वो गलत पकड़ा, थी। बहुसंख्यक कहीं ना कहीं आप ये सेंटिमेंट्स को मानेंगे। आपने हर्ट किया, बाद में कोर्ट का आदेश ये स्पष्ट करता कि आपकी कार्रवाई गलत थी। अपराधी कोई भी पुनीत जी, वो किसी भी जाति का हो, वो आदिवासी हो, वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, वो सिख हो, वो ईसाई हो, कानून सबके लिए बराबर है। तत्कालीन समय में अरे जो भैया, दंगे आदिवासी फसाद क्यों फैलाए अपराधी गए, बोल रहे हो? फैलाने का प्रयास आपको हुआ, पहले इस आदिवासी का प्रदेश इस्तेमाल में किया गया। पहली बार आदिवासी पहली अपराधी बार नहीं ऐसी होता, स्थितियां निर्मित हुई। सरल होता है भाई उस आदिवासी। स्थितियों में कानून ने नहीं, अपना नहीं, काम बखूबी किया। ये- इसलिए इसमें मैं आपको आपत्ति बता है दूं मेरी। कि इतनी बड़े षड्यंत्र के आपने बाद भी कहा एक आदिवासी संवेदनशील अपराधी हो, सरकार क्यों बोल रहे हो ने इस आदिवासी मामले को अपराधी भाई? तत्काल गंभीरता से क्यों बोल रहे हो? नियंत्रित आपने क्यों किया। बोला? और मैं वापस बार बार कहूंगा आपने कि उदाहरण चुनाव से गलत एक दिन दिया है, पहले नितिन जी। जो आप लोगों ने नितिन धर्म जी। और जाति के नाम पर नितिन जी। लगातार माहौल बनाने की नितिन जी। कोशिश कर रहे हैं, नहीं, जिस नहीं, प्रकार नहीं। नरेंद्र भाई पुनीत मोदी, जी। अमित भाई शाह, जी। जेपी पुनीत जी। नड्डा जिस प्रकार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और जो खलबली मची ठीक है, हुई है, आपने ठीक है। क्या इससे कहा? जाहिर मेरी हो रहा आपत्ति है है। एक बार आपके पास मेरी कोई आपत्ति जरूरी है। मुद्दों पर बात करने के लिए कुछ नहीं। मेरी जी। आपत्ति है, चिमनानी साहब। मेरी आपत्ति है। मैंने किसी धर्म का नाम इस डिबेट में नहीं लिया है, मैंने व्यक्ति विशेष का नाम लिया। नितिन जी ने कहा अगर आदिवासी समाज का आदमी अपराधी है तो आप समाज का नाम मत लीजिए, आप माफी मांगिए। भैया, अरे क्या कोई माफी आदिवासी मांगेंगे? अपराधी नहीं होता। भाई, अपराधी सरल कोई भी सहज जाति का हो करके सकता है। मैंने कहा आप कानून किसी सबके धर्म लिए समाज बराबर का है। नाम मत लीजिए। कानून आप सबके किसी- लिए बराबर है, जाति- चाहे वो किसी भी जाति का जाति का नाम हो, मत धर्म लीजिए का ना हो। आप। यदि वो मैंने तो अपराध नहीं लिया। करता है मैंने तो तो उसके नहीं लिए लिया। नियमानुसार मैंने तो जो नहीं लिया। हमारे संविधान में जो मैंने तो कानून नहीं है, लिया। जिसको आप लोग नहीं मानते, हम मानते हैं। आपने क्यों संविधान नाम की लिया? रक्षा करना हम आपने जानते हैं। आदिवासी बाबा समाज का साहब अपमान किया अम्बेडकर इस के डिबेट संविधान में। की पूजा आपको करते माफी हैं। मांगनी चाहिए। जिसको बदलने की बात आपको आपके माफी नेता मांगनी कर रहे हैं। चाहिए। तो हम तो संविधान के हिसाब से आपको मिलेंगे। माफी मांगनी आप चाहिए अभी इस भी बयान पर डिबेट को उस लाइन पे ले जाना चाह रहे हैं ताकि आपने जरूरी समाज का मुद्दों नाम से क्यों लोगों लिया? का ध्यान भटक सके। आपने समाज का नाम क्यों लिया? आदिवासी अरे ये समाज जरूरी का हो, मुद्दा है हिंदू कि समाज आदिवासी का हो, अपराधी नहीं सिख होता है। समाज ये का जरूरी हो, मुद्दा है। सिंधी समाज ये का हो, जरूरी मुद्दा किसी है। भी समाज का व्यक्ति हो, सबके लिए कानून बराबर है। किसी समाज कानून का सभी नाम के मत लिए बराबर है। लीजिए। मैं एक बार नहीं 100 बार समाज का नाम मत लीजिए आप।
अमित चिमनानी साहब एक बार बात तो इस क्यों डिबेट के आपने मंच एक पर भी समाज को की गई। खुलेआम छूट दे दी अमित चिमनानी अपने साहब कार्यकाल बार में? एक बात इस मंच पर भी कही गई कि सिर्फ धर्म एक ऐसा टूल है जो राजनांदगांव सीट समेत बाकी की सीटें जहां पर इस तरह के मुद्दे 2023 में चले वहां पर आपकी जीत का इकलौता और अंतिम अस्त्र यह है, इसलिए अंत समय में इस पर चलाया गया। क्या उत्तर है इस पर? पुनीत जी, हमने तो ये भी कहा है कि भूपेश बघेल जी को वोट देना मतलब सौम्या चौरसिया को वोट देना मतलब समीर बिश्नोई को वोट देना, क्योंकि ये इनकी वकालत करते रहे हैं और इन्हें कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। तो ये कौन से समाज से आते हैं? भाजपा को ये वोट तो नहीं देना आते उस मतलब समाज अडानी से। को वोट तो हमने देना, तो इनका भी अंबानी नाम को लिया है। वोट देना, देखिए, भगोड़ों को वोट कांग्रेस की देना, जो घृणित नीरव मोदी को मानसिकता है वोट ना, देना, मेहुल चौकसी को वोट कांग्रेस की देना, जो घृणित विजय माल्या को मानसिकता है वोट ना, देना, भाजपा को वोट देना मतलब ये बीच में बोलते, जो मैं पोल खोलता हूं ना तो नितिन जी के पेट में दर्द होता है। ए भाई, मैं पोल खोलते हैं तो स्वस्थ हूं। चुप रहा करो ना पेट में भाई, दर्द अपनी आप बारी लोगों में को बोलो। होता है और आजकल मेरे सुबह एक में भी हो रहा प्रश्न है। का उत्तर नहीं, अरे तो बीच में मत बोलो ना, पूरी डिबेट में बीच में बोलते रहे, एक भी उत्तर नहीं दे पाए। हम अपनी बारी में बोलिएगा, मेरी बारी में सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक योजना, चाहे वो आवास की हो, शौचालय की हो, जनधन खाते की हो, हर समाज के व्यक्ति को मिली है। हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन तुष्टीकरण आप करते हैं, जिसके मैंने 10 उदाहरण दिए, एक का भी जवाब आपके पास नहीं है। सबका साथ बंसाली साहब, अब आप जिन मुद्दों की बात कर रहे थे वो उन मुद्दों पर आ गए, अब दीजिए जवाब दीजिए। 30 करोड़ लोग, सॉरी कितने करोड़ लोगों को भाई अनाज दे रहे हो? 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। ये इन्होंने 10 साल में काम किया भाई। क्या क्या वादे किए थे ये भी बता दो। अपन आ जाते हैं ना यार मुद्दों पे। आज इस देश की तो सबसे बड़ी आपको बुरा लगता है गरीब आदमी को? महंगाई। गरीब हमें आदमी उस को मुद्दे अनाज पर मिलता बात है करना चाहिए। तो दिक्कत होती है हमें क्या? बात करना चाहिए। ये देश दिक्कत के होती है? 22 लोगों के पास देश की 80% पूंजी है। अरे इस पर भैया, हमें बात कवर्धा करना में चाहिए। भगवा हमें गज बात का करना अपमान चाहिए हुआ, कि वो देश पर मुद्दा 45 है। करोड़ रुपया कर्ज था। सनातन धर्म पहले के आप इस बात का जवाब अपमान दीजिएगा, मत रहिए। इस बात का जवाब दीजिएगा नितिन बंसाली जी। बार बार जो अमित जी भी सनातन कह रहे धर्म के हैं अपमान और जो पर प्रदेश चुप के मत डिप्टी रहिए। सीएम जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति कह रहे हैं, क्या भगवा अपमान का या उस समय हुए अन्याय का मुद्दा या एक समाज विशेष को फेवर करने का, संप्रदाय विशेष को फेवर ये करने इनके लिए का, मुद्दा क्या ये क्यों आपके नहीं लिए है? मुद्दा नहीं पुनीत जी है या इनसे ये मुद्दे पूछिए। हैं इनका इस्तेमाल पुनीत जी बीजेपी कर इनसे रही है? पूछिए। क्या कहना चाहते बीजेपी हैं? इनका इस्तेमाल क्यों कर नहीं है रही ये है। बताओ? ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। मिलजुल कर, जैसा भारत एक, आप जानते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर एकता के नाम से, भारत एकता और अखंडता के नाम से जाना जाता है। और हर नहीं होनी चाहिए, बार हर तो बार क्यों जहां पर भी आपके कार्यकाल लड़ाई में? झगड़े द्वेष हुए हैं वो इन लोगों चलिए की एक वजह से फाइनल हुए। फाइनल आप नहीं। 20 सेकंड आपके पास में है, सीधा फाइनल एक लाइन का स्टेटमेंट आप दोनों का चाहिए। पहले बंसाली साहब आप दे दें, इसका असर पड़ेगा चुनाव पर, इसका असर पड़ेगा राजनांदगांव पर, इसका असर पड़ेगा सेकंड फेज पर? हम चुनाव जीत चुके हैं। मैं ये बता दूं, ये एनडीए का जो गठबंधन, एक जो मनगणित जो एक स्वप्न देख रहा है 400 पार का, इनकी ठीक है। नींवें, इनकी जड़ें हिली हुई हैं। और अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद जो इन्होंने वादे किए थे वो ठीक है। वादे पूरे नहीं हुए हैं। मुझे मेरी बहनें बोल दे ठीक भाई, है, आपने 500 जीत में का से दावा किया। अब क्या? जरा चिमनानी साहब एक लाइन में आप भी अपना बता दें, फाइनल डिबेट क्या आपके इस बयान का, क्या डिप्टी सीएम के बयान का असर पड़ेगा? नितिन जी, निश्चित तौर पर असर पड़ेगा, असर पड़ा हुआ है, विधानसभा में असर दिखा है और इसीलिए पड़ेगा क्योंकि ये सच्चाई है। कांग्रेस तथ्यहीन बातें कर रही है। आज भी डिबेट में एक भी सवाल का अच्छा जवाब, सही ठीक है। जवाब, तथ्यात्मक जवाब चलिए, अब ऐसे जवाब देने की बारी, अब जवाब देने की बारी मोहम्मद जनता ने की जो है। राम मंदिर बनाया है वहां चलेंगे दर्शन करने। अब चलिए, अब बारी जनता के जवाब देने की है। आप दोनों पक्षों को सुनवा दिया इस एक बयान क्यों पर जो दोनों अपमान पक्षों किया भाई के फिर? खेमों के बीच में बहस जारी थी। आप दोनों का धन्यवाद। अब जनता जवाब देगी, अपना मत बताएगी कि वो किस पक्ष में खड़ी। बहुत धन्यवाद।